कुछ खुराफाती तत्वों की वजह से हमें डिस्टरबेंस हुआ था और वो समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंच पर थे, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी मंच पर थे और उन दोनों लोगों की उपस्थिति में मैं अपनी बात को ना रख पाऊँ, बार बार डिस्टरबेंस की वजह से आज चुनाव नज़दीक आया तो हमारे वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए उन्हें दूरियां नजर आने लग गई हैं। मैं उस चीज़ को स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। मैं आपकी बातों को समझ गई कि आप कहाँ जाना चाह रही हैं। वो एक निष्पक्ष नेता रहे हैं पिछड़ों के, मुलायम सिंह यादव। और आज 2019 के चुनाव से पहले आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मोदी जी को आशीर्वाद खुले मन से मंच पर दिए थे कि ये पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। गंगा यात्रा पहुंची है बदायूं, तो बदायूं के सांसद भी हमको मिली, संघमित्रा मौर्य। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि सियासी समर में महिलाओं का जिक्र बहुत हो रहा है, तो क्यों ना एक महिला सांसद से पहले यहाँ बतियाएं, ये सबसे खास बात है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि महिलाओं का बोलबाला बदायूं में है, विधानसभा चुनाव में भी क्या होगा, क्योंकि विधायक महिला नहीं, बस वही एक कमी खलती है। देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है कि शीर्ष नेतृत्व किसे जो है आने वाले विधानसभा में अपना आशीर्वाद दे करके यहाँ पर भेजती है, तो उस पर हमारा कोई जवाब नहीं होगा। वो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा। जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा हम सब उसमें लगेंगे और उसे हम विधायक बनाएंगे। जब हम पुनः सरकार में आएंगे तो उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं की हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगी। यूपी से महिला सांसद बहुत सारी थी, तेज तर्रार, जिसमें से अनुप्रिया पटेल गई हैं, आपका भी था कि शायद आप भी मंत्रिमंडल में दिखें। लेकिन एक काम तो आपने संसद में किया। संसद में जब आप बोली थी तो उस पर सवाल उठे थे कि बीजेपी की एक अलग धारा दिखाई देती है और आपकी अलग, बहुत बड़ा स्टैंड था, शायद आप समझ रही होंगी। मैं जातिगत जनगणना की बात कर रही हूँ, तो उसको लेकर अब क्लियर कर दिया गया है। तो क्या इसकी नाराजगी कहीं ना कहीं वोटर्स में होगी, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक 50+ % अगर आपको देखें तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ वो बात माननी चाहिए थी या उसे दूसरी तरीके से हैंडल करना चाहिए था? देखिए, सोच का भी हमें लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अगर आप सबने हमारे उस बयान को सुना हो तो हमारे बयान से पहले कांग्रेस के नेता अधीर जी ने जो अपना बयान दिया था और मैं उसका जवाब दे रही थी, क्योंकि अधीर जी उस वक्त बात कर रहे थे जातिगत जनगणना की और उनके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें बोलना था। तो हमने उनसे जवाब तलब किया था कि आप इतने लंबे समय तक सरकार में रहे, तब आपने जनगणना पर चिंता क्यों नहीं जताई? आज क्यों जनगणना की चिंता जता रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार, चाहे वो पिछड़ा हो चाहे अनुसूचित हो, हर जाति को लेकर के साथ में चलने का काम कर रहा है। मैं उस पर बयान दे रही थी और निश्चित तौर पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछड़ों के साथ या अनुसूचित के साथ में जिस तरह से लगातार उनके आगे बढ़ने के लिए फैसले हो रहे हैं, ना हमारी विचारधारा अलग है और ना ही हम भारतीय जनता पार्टी से अलग धारा में चल रहे हैं। संघमित्रा मौर्य का वो स्टेटमेंट जब सुनते हैं तो लगता है कि आप चाहती हैं, दिल से चाहती हैं कि ओबीसी की भी गणना हो, जातीय जनगणना हो। क्या नहीं चाहती हैं ऐसा? एकदम क्लियर बताइए। बिल्कुल, ये हम चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा कई बार क्या लगातार आज़ादी के बाद से लगातार पिछड़ा वर्ग बढ़ा ही है, कहीं पर घटा नहीं है। लेकिन जनगणना पूर्ववर्ती सरकारों ने ना करवा करके पिछड़ों को दबाने का काम किया है। 7-8 साल इस बीजेपी सरकार को भी हो गए और ये बात कहीं से भी, मतलब इससे आप इनकार नहीं करेंगी कि अप्रत्याशित जीत जो मिली थी, चाहे वो 14 की हो, चाहे 17 की हो, चाहे 19 की हो, ओबीसी वोट की वजह से मिली थी। आप लोगों का भी सहयोग गया, मौर्य वोटर भी उधर चला गया। तो आपको नहीं लगा कि इतना लंबा समय हो गया, अब ये मांग पूरी कर देनी चाहिए थी, अन्यथा कहीं इसका कुछ दुष्प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, हम सबको इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत उम्मीद है और उम्मीद ही नहीं बल्कि हम सब जो भी सोचते हैं आदरणीय मोदी जी उससे 10 कदम आगे होते हैं। जो आज तक की सरकारें नहीं कर पाई वो मोदी जी कर रहे हैं। चाहे पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, हमेशा कांग्रेस की सरकार ने चर्चा किया और चर्चा करके फाइल को बंद कर दिया। यदि आज हमको संवैधानिक दर्जा मिला है तो वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिला है और हमें यकीन ही नहीं पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हम सबको हमारा हक और अधिकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मिलेगा। यहाँ पर कश्यप समुदाय की भी बात करनी होगी। 17 जातियां जिनको लेकर
वक्त वक्त पे सियासत होती रही कांग्रेस की तरफ से। मुलायम सिंह यादव ने भी उसको जो उनकी मांग थी आरक्षण की उसको पूरा करने के लिए उनकी सरकार में, फिर अखिलेश यादव की सरकार में। अभी इस वक्त जो सिचुएशन है कि वो लोग धरने पर बैठे हुए हैं, आत्मदाह तक की बात कर रहे हैं, खून से चिट्ठी लिखी जा रही है पीएम मोदी को, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो भी ओबीसी वोटर्स का ही हिस्सा है, उसी पिछड़े वर्ग का ही हिस्सा है। कि ये बात मोदी जी तक पहुंची है तो निश्चित तौर पर हमेशा मोदी जी तक पहुंचने वाली बात सकारात्मक रिजल्ट देती है और इसका भी सकारात्मक ही परिणाम आएगा। इस पर विपक्ष यदि राजनीति करता है तो वो उसकी गलती होगी, क्योंकि पिछले भी कई मुद्दों पर विपक्ष ने राजनीति की है और वो अपने ही कही हुई बात पर पे उसको पटकनी मिली है। तो आदरणीय मोदी जी हमेशा सकारात्मक सोच के साथ में एक लोकतंत्र में जिस तरह से कार्य होना चाहिए उस तरह से उन लोकतांत्रिक तरीकों से कार्यों को कर करके लोगों को विकास की राह पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। संगमित्रा जी बार बार मोदी जी का नाम ले रही है, योगी जी का नाम नहीं ले रही है। विधानसभा का चुनाव है तो कहीं मिसिंग नहीं लग रहे हैं आपके बयानों में? योगी जी का एक बार भी जिक्र नहीं आया। और आपके पिताजी स्वामी प्रसाद मौर्य भी जब उनसे पूछा जाता है कि सीएम कौन होगा तो वो कहते थे कि चेहरा कोई नहीं, सब ऐसे जीतेंगे। तो मतलब ये डिफरेंस है क्या कुछ? मतलब बिल्कुल नहीं है हमारे लिए मोदी जी। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज देश यदि विकास की राह पर 2014 से लगातार चल रहा है तो वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हैं तो वो भी आदरणीय मोदी जी के ही नेतृत्व में कार्य को कर रहे हैं और आगे भी जो भी आदरणीय मोदी जी का निर्णय होगा वही होना है। योगी जी हैं और आगे भी रहेंगे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है, अपराध रुक रहा है, वो उन सब कार्यों को जनता देख रही है और 2022 में हम सब उसको फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके दिखाने का भी काम करेंगे। अभी जब यहाँ पर बदायूं में शाम को ऐसे घूम रहे थे तो एक वीडियो की बड़ी चर्चा थी कि सांसद महोदय को गुस्सा बहुत आता है। मतलब वो वीडियो, उसके पीछे की क्या कहानी है? भाई आप संबोधित कर रही थी, किसने डिस्टर्ब कर दिया था, क्या हुआ था? देखिए, मंच होता है राजनीतिक मंच और राजनीतिक मंच पे कई बार कुछ खुराफाती तत्व भी उपस्थित हो जाते हैं, तो वो कुछ खुराफाती तत्वों की वजह से हमें डिस्टरबेंस हुआ था और वो समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंच पर थे, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी मंच पर थे और उन दोनों लोगों की उपस्थिति में मैं अपनी बात को ना रख पाऊँ बार बार डिस्टरबेंस की वजह से, तो इससे मुझे नाराजगी उस वक्त एकाएक हमें गुस्सा आया, अन्यथा मैं गुस्सा नहीं होती हूँ। लेकिन वही बात थी ना कि योगी खुद वहाँ पर बैठे हैं, महिला सम्मान की बात कही जाती है, सांसद हैं आप, सांसद महोदया वहाँ पर संबोधित कर रही हैं, फिर ऐसे कहाँ से बीजेपी के वो कौन से मतलब कार्यकर्ता नेता आ गए जो इस तरह से डिस्टर्बिंग एलिमेंट बन गए? आदरणीय योगी जी बैठे थे तो उन्होंने बैठे थे और महिला सांसद का अपमान हुआ, ये कहना गलत है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से या प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने मंच से भी उन्होंने कहा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी जिस तरह से सम्मान देते हैं वो बदायूं की जनता जानती है। बदायूं में आदरणीय मुख्यमंत्री जी किस तरह से इस महिला सांसद को संबोधित करके गए हैं, वो निश्चित तौर पर हमारे लिए हर्ष की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है कि एक मुख्यमंत्री जो प्रदेश के किसी भी कोने में जाते हैं, किसी भी विधायक और सांसद की तारीफ नहीं करते हैं, वो बदायूं में आकर के बदायूं सांसद की तारीफ मंच से करके जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये कहना है कि उनके सामने एक महिला सांसद का अपमान हुआ गलत होगा। कौन लोग थे, कुछ पता चला किसके समर्थक थे? क्योंकि उसके बाद बारी जो थी संबोधित करने की स्वतंत्र देव सिंह की थी, कुछ पता तो किया होगा ना भाई, अगर कोई गलती हो रही है तो सुधार के लिए, सजा के लिए तो पता तो करना पड़ेगा ना। देखिए, सजा हमेशा बाहर वालों को दी जाती है, वो हमारे घर का परिवार का कार्यक्रम था। परिवार में भी सजा मिलती है, गलती होती है परिवार में सजा मिलती है तो परिवार के लोग भाई बहन होते हैं, बैठ करके उस चीज को खत्म कर लेते हैं। भाई कौन था वो? भाई कौन था वही तो जानना। अब वो पारिवारिक चर्चा हो गई तो परिवार की बातें पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन बार बार चर्चा ये होती रहती है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुने या ये जो इंसिडेंट जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि भाई एक बार अपने दर्शकों को बता दें अगर शायद नहीं समझे हो, कि जो ये जातीय सम्मेलन हो रहे हैं बीजेपी के, उसमें एक कार्यक्रम में ऐसा हुआ था। तो कहा जाता है कि कुछ ना कुछ दूरी है
ये कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जो कद मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, इस वजह से थोड़े से डिफरेंसेस हैं, मौर्य समाज की नाराजगी है क्या कुछ थोड़ी बहुत नाराजगी? आपके समर्थक तो कहते होंगे कि भाई ऐसा नहीं, हम तो बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर आए थे बीजेपी में, जब एक तरफा मुड़ गए थे हम, पीछे पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य के चले थे, संघमित्रा मौर्य के पीछे चले थे, तो बहुत सारी उम्मीदें थी। देखिए, जिनको आज ये दिखाई दे रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य में या भारतीय जनता पार्टी में दूरियां हैं, वो पिछले दिनों कहाँ थे। आज चुनाव नज़दीक आया तो हमारे वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए उन्हें दूरियां नजर आने लग गई हैं। आज लोग बात करते हैं बड़े बड़े पदों की। जब उनकी सरकारें थी तब उन्होंने मौर्य समाज को क्या दिया। मैं इन बातों का पूरी तरह खंडन करती हूँ। आज पूरी तरह से विपक्ष निराधार है, उसके पास कोई भी बात करने का आधार नहीं है। परसों में कन्नौज थी, कन्नौज में भी एक मीडिया के बंधु ने ये पूछा था पिताजी से ही कि सांसद जी की एक फ़ोटो वायरल हो रही है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे। आदरणीय पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय मुलायम सिंह जी का जन्मदिन था, जिसकी पोस्ट मैंने डाली थी और वायरल हुआ। लोगों ने उस पर भी सवाल जवाब शुरू कर दिए कि शायद हमारा मन उधर का है। यही सवाल था। मैं उस चीज़ को स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। मैं आपकी बातों को समझ गई कि आप कहाँ जाना चाह रही हैं। वो एक निष्पक्ष नेता रहे हैं पिछड़ों के, मुलायम सिंह यादव, और आज 2019 के चुनाव से पहले आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मोदी जी को आशीर्वाद खुले मन से मंच पर दिए थे कि ये पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। संसद के अंदर सरकार कोई भी बिल लेकर के आती है और जो बिल स्वागत योग्य होता है, आदरणीय मुलायम सिंह जी सामने बैठ करके उस बिल का खुले मन से समर्थन करते हैं। इसलिए मैं उनके साथ हूँ और मैं उनका सम्मान करती हूँ। अब ये कहा जा रहा है क्योंकि वो एक बहुत लंबी पारी खेल चुके हैं और जितना अनुभव उनके पास है, हम जैसे पहली बार या दूसरी बार पहुंचने वाले सांसदों के लिए एक तरह से वो गुरु हैं। लेकिन सवाल तब उठा था, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था जातीय जनगणना को लेकर सदन में, उसके बाद संघमित्रा मौर्य का भी बयान वैसा आता है, फिर जैसा सम्मान मुलायम सिंह यादव के लिए आई, जो चर्चाएं ये हैं, तो कई सारे सवाल हैं। और जिस तरह के स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान होते हैं, अस्वीकार्यता सी कहीं से लगती है कि एक नाम को लेकर वो कहीं ना कहीं बचते नजर आते हैं। तो सवाल उठता है कि बीएसपी को आजमा लिया, बीजेपी को भी देख लिया, क्या कहीं और अखिलेश यादव जिस तरह से तमाम ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ घसीटने की कोशिश में है, तो बहुत सारे सवाल हैं। मुलायम जी को लेकर तो आपने क्लियर कर दिया, अखिलेश यादव को लेकर भी जरा बताइए, तब थोड़ा शायद जनता को समझ में आए। देखिए, आप अगर आदरणीय मुलायम सिंह जी और माननीय अखिलेश जी की तुलना करती हैं, तो मैं उन दोनों को एक तराजू पे तौलने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी को सम्मान देती हूँ। मैं इसीलिए उनके नाम के आगे आदरणीय लगाया मैंने, क्योंकि वो आदर के योग्य हैं। और मैं उन्हें इसलिए भी रिस्पेक्ट देती हूँ कि मैं अगर पार्लियामेंट में उपस्थिति देखी जाए तो मेरी 100% उपस्थिति है, और उस 100% उपस्थिति के दौरान मैं देखती हूँ कि विपक्ष में इस उम्र में भी यदि अपनी सदन में उपस्थिति, जिसलिए हम सदन चुन करके जाते हैं, उसमें अपनी उपस्थिति कोई दर्ज करवाता है तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी दर्ज करवाते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी रहते कहाँ हैं सदन में? अगर वो आते भी हैं तो आ करके चेहरा दिखा करके चले जाते हैं। हम ऐसे नेतृत्व की तुलना आदरणीय मुलायम सिंह जी के साथ कैसे कर सकते हैं? दोनों ही तुलना के योग्य हैं ही नहीं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए मुलायम सिंह जी का और अखिलेश जी का एक तराजू पर लेकर के तौलना कि अगर वो हमारे लिए आदरणीय हैं तो वो भी होंगे, ये गलत है। शिवपाल यादव के लिए क्या कहेंगे? देखिए, अब हर नेता अपनी जगह पर अपने क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के लिए माननीय है, सम्माननीय है। संघमित्रा मौर्य के लिए जैसे खुल करके मुलायम सिंह यादव को लेकर बोले हैं, तो शिवपाल यादव को लेकर भी कुछ बोलेंगे, क्योंकि वो उन्हीं के साथ थे, उन्हीं की सियासत, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की बात कहते हैं। लेकिन हमारा कोई खास अटैचमेंट नहीं है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कह सकेंगे।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संघमित्रा जी, तो खुलकर इन्होंने बात की और बहुत सारे सवाल थे कि भाई क्या यहाँ पर मूड कुछ बदल रहा है, क्या वाकई में डिफरेंस यहाँ हो रहे हैं, चाहे वो मतभेद हो या मनभेद हो, क्या कुछ ऐसा है या कहीं और कुछ खबर बड़ी मिल सकती है आगे जाकर, उस पर चर्चा की। और बहुत ही क्लियर वे में उन्होंने बताया कि सम्मान है, लेकिन सम्मान और सियासत और शब्द इनको आप समझिए तो बहुत सारी चीज़ें आगे निकलती भी हैं। वेल संघमित्रा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, चुनाव आ रहे हैं और हम समझते हैं कि शायद एक बड़ी जिम्मेदारी आप निभाएंगी बदायूं में। बिल्कुल निभाऊंगी। पार्टी की जो भी जिम्मेदारी हमें मिली है अभी तक वो मैं निभा रही हूँ और आगे भी मैं निभाऊंगी, क्योंकि मैं कार्यकर्ता की तरह से काम करती हूँ। शुक्रिया। तो यहाँ पर एक खास बातचीत थी इन सांसद से। तो बदायूं की अगर हम सियासत की बात करें तो पिछला चुनाव बदायूं के लिए एकदम बम्पर जीत लेकर बीजेपी के लिए आया था, लेकिन इस बार क्या रहेगा रुख यहाँ के वोटर्स का, वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप यूपी तक के साथ बने रहिए।